अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी अबतरी की कई वजूहात हैं जो कई दहाइयों में ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। अब इनमें एक वजह नुकसान में चलने वाले कौमी इदारे हैं जो अब सफ़ेद हाथी बनकर कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। वज़ारत ख़जाना की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं उनमें से 197 इदारे नुकसान में चल रहे हैं। ये इदारे सालाना 458 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं जो कौमी ख़जाने पर एक बड़ा बोझ है। फिर नुकसान में चलने वाले दो इदारे हैं जहां हुकूमती अमलो दखल बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा होता जा रहा है। मुलाजमीन को सियासी बुनियादों पर भर्ती किया गया है। वजूहात कुछ यूँ भी हैं कि CEOs प्रोफेशनल और तजुर्बेकार के बजाय ना तजुर्बेकार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को रखा जाता है, इदारों का सरबरा उन्हें बना दिया जाता है। ज़रूरत से ज़ायद मुलाजमीन की भर्ती की जाती है, करप्शन देखी जाती है, अक़रबा परवरी देखी जाती है, जिसकी वजह से ये इदारे मुसलसल खसारे में जाते रहे हैं। अब माजी की तमाम हुकूमतों ने इन नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का वादा तो किया, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इन इदारों की निजकारी नहीं की जा सकी है। अब पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर बिलखुसूस वापडा की अगर बात की जाए तो उसके नुकसानात मुल्क की मईशत के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे बढ़कर 2500 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह हमारी कौमी एयरलाइन PIA आज दिवालिया होने के करीब है, जिसकी बड़ी वजह सियासी बुनियादों पर ज़रूरत से ज़्यादा की गई भर्तियां हैं, फिर गैर प्रोफेशनल सरबराहान का बार बार बदलना भी है। अब यही हाल महकमा रेलवे का है जहाँ इदारे को सियासी बुनियाद पर मुलाजमत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और फिर स्टील मिल जो 10 साल में 169 अरब 51 करोड़ का खसारा कर चुकी है। अब जबकि इम्कानात हैं कि मुल्क के ख़जाने पर बोझ बनने वाले ये इदारे, इन इदारों की निजकारी का फैसला कर लिया जाएगा। क्या ये मईशत की बेहतरी के लिए खुश आइंद कदम है? इसी हवाले से अपने तजियाकारों की राय जान लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब, नजमुल साकिब साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, जबकि MD ताहिर जलाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, कितनी बड़ी ये वक्त की ज़रूरत है इन तमाम इदारों की निजकारी? देखिए, आज से तो नहीं, ये बड़े 2-3 दिहाइयाँ हो चुकी हैं अब तो। 91 में मियाँ नवाज शरीफ ने ये निजकारी पॉलिसी का आगाज़ किया जी। तो उस वक़्त से इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि ये जो सफ़ेद हाथी हैं हमने पाल रखे हैं, जिनका फ़ायदा कोई नहीं सिवाय इसके कि आप गवर्नमेंट सेक्टर ने रोज़गार की ज़िम्मेदारी उठाई हुई थी और धड़ाधड़ भर्तियाँ करके इनके अखराजात बढ़ाए जा रहे थे और इसका कोई फ़ायदा नहीं था ऐसा। लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदा होता था कि आप नौकरियां दे देते हैं, PIA में घुसा दो लाख बंदा, इसी तरह से स्टील मिल में, इसी तरह से रेलवेज़ में, फिर PTV हो गया आपका, रेडियो हो गया, APP हो गया, और बहुत से इदारे ऐसे हैं जो जिनमें ये भर्तियाँ पॉलिटिकली की जाती हैं और उसका वोटों का फ़ायदा लिया जाता है। लेकिन नुकसान इतना बढ़ चुका है कि अब इनको रखना और इनको चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे कहा जाता है 200 हैं तकरीबन स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़, लेकिन 50 ऐसी हैं जो इस वक्त कह लें कि जिन पे तवज्जो दी जा रही है और दी जा सकती है कि उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए, क्योंकि 1.5-2 हज़ार अरब का नुकसान सालाना हम उठा रहे हैं तकरीबन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन सारी एंटरप्राइजेज़ से। और उसमें सबसे बड़ा जो आपका है वो PIA और रेलवे आप कह लें कि वो फिर स्टील मिल उसमें आती है। अच्छा, स्टील मिल का मैं बताऊं, स्टील मिल 1996 में जो उसके फिगर्स आए थे, उस वक़्त सलमान फ़ारूकी साहब के भाई उस्मान फ़ारूकी थे, शर्मिला फ़ारूकी के वालिद उसके चेयरमैन थे, पीपल्स पार्टी का दौर था। अच्छा, तो दैट वाज द टाइम वो प्रॉफिट में थी, जब वो 3 साल में प्रॉफिट में आ गई थी। लेकिन क्यों प्रॉफिट में नहीं रहने दिया जाता? उन पे केस भी बना, उस्मान फ़ारूकी साहब जेल में चले गए, उनके ख़िलाफ़ पता नहीं कौन से लोग थे जो वो करते रहे उनको। लेकिन बाद में आके फिर हम देखते हैं जब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो एक करैक्टर रियाज लाल जी के नाम से हैं और जिनका स्टील मिल के हवाले से स्कैंडल बना। तो इस किस्म की चीज़ों से नुकसान पहुंचता है। जब आप किसी को ओब्लाइज करने के लिए उनको कहते हैं आप यहाँ से स्टील उठा ले, अपनी मर्ज़ी के रेट्स पे उठा ले, और उसके बाद एम्प्लॉइज़ का जो वहाँ पे है बहुत ज़्यादा कह लें कि भर्ती की गई। इसी तरह रेलवेज़ पे ये रुकावटें मैं बता रहा हूँ कहाँ आती हैं। रेलवेज़ पाकिस्तान में अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ नेटवर्क है और कमाल का नेटवर्क था, जो अब बहुत कम रह गया। जो आपकी ब्रांच लाइन थी वो तकरीबन ख़त्म कर दी हमने रेलवे चलाते ने। फ्रीट के लिए ख़ास तौर पे जो बार बर्दारी है उसके लिए ये
कराची से पेशावर तक आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन ये एक ज़रिया था। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें पैसेंजर ट्रैफिक है या गुड्स ट्रैफिक है, वो इतना डोमिनेट कर गया कि रेलवे को उन्होंने बिल्कुल कह लें कि फारिग कर दिया। और मेन अर्निंग फ्रीट ट्रेन से होती थी आपकी, या अभी भी कोशिश जो की जाती रही है पिछले कई सालों से, तो वो वही है कि फ्रेट ट्रेन आपकी चले और उससे आप कमाएं। वो नहीं होने दिया गया। हालांकि आपका रेलवे नेटवर्क बढ़ना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। पड़ोस में इंडिया ने आपके पता नहीं 7-8 हज़ार किलोमीटर्स ऐड किया उसमें, और बड़ा बेहतरीन सिस्टम वो चला रहे हैं। हमने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया अपने स्टेट ओन इस एंटरप्राइज़ को, जो बहुत प्रॉफिटेबल भी थी और सस्ते सफ़र के लिए भी बहुत अच्छी थी, आम लोगों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। और पाकिस्तान के हर तकरीबन जगह पे इसकी अप्रोच जाती थी, अगर आप पूरा नेटवर्क इसका देखें तो। उसको भी चलने नहीं दिया गया, ना इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ना इसको चलने दिया जा रहा है। तो इसको हम क्यों लेके बैठे? किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? यकीनन माफियाज हैं उसमें। मसलन जो सड़कों और मोटरवेज का एक कॉन्सेप्ट मियां नवाज शरीफ साहब लेके आए कि जी कम्युनिकेशन मीन्स इसे डेवलप किया जाए, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा अखराजात हुए। अच्छा, उसके पीछे वो आपका बस और कार माफिया था, उसके पीछे फिर आपका जो एनर्जी माफिया था जिन्होंने तेल और डीजल बेचना था, वो सारा। ये बहुत कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। जब पहली मोटरवे बन रही थी 90s में, उनके कंसल्टेंट थे यहाँ पे, उनसे मेरा बड़ा अच्छा रब्ता था। उनको मैंने ये कहा, मैंने कहा जितने पैसे आप इस पे लगा रहे हैं, अगर रेलवे पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छा चल जाएगा। तो उन्होंने बड़ा सादा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी रेल को हमारे पास इंजन्स का मसला है, तो गधे खींचेंगे क्या रेल को? अगर मैंने कहा सर ये तो कोई लॉजिक नहीं है। जहां आप 25 अरब रुपया इस मोटरवे पे लगा रहे हैं, वहां 5-10 अरब लगा के 40-50 नए इंजन भी तो ले सकते हैं। सही बात। तो ये अप्रोच बुनियादी तौर पर वो थी कि जिसमें पीछे से लोग भी शामिल थे यकीनन, जो ये चाहते थे कि ये चीज़ें ना हो। लेकिन ये बड़ा यानी मेरा ख्याल है अब काफ़ी हमने सबक सीखा है, अगरचे हम सीखते कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा सीख जाना चाहिए। कम अज़ कम ये जो सुराख है ये बंद होने चाहिए। चाहे इनको बेहतर करें, इम्प्रूव करें, इनको प्रॉफिटेबल बनाएं, चाहे इनको प्राइवेटाइज करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जितने तजर्बे इनको प्रॉफिटेबल बनाने के कर चुके हैं, वो उल्टा नुकसानदेही साबित हुए हैं। हर साल इनके लिए हम पैसे निकालते हैं कि जी बेहतर कर लेंगे, बेहतर करके बेचेंगे। तो ये सारा 10, 15, 20 साल से यही काम चल रहा है, लेकिन हम इनको प्रॉफिटेबल भी नहीं बना सके और बेच भी नहीं सके। तो मेरा ख्याल है कि अब प्राइवेटाइजेशन बिजनेस में जाना चाहिए, जैसे भावताओ करके इसको इससे जान छुड़ानी चाहिए। स्टील मिल की आप याद रखें, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो गई थी, उसमें एक और देख ले हर्डल, आप जो मैं कह रहा हूँ हर्डल जिस तरह से आती हैं, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब तलवार लेके निकले हुए थे, कुश्तों के पुश्ते लगा रहे थे, उन्होंने स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन फारिग कर दी। जी बिल्कुल, कलअदम करार दे दी। एग्जैक्टली, ठीक है। नज़मुल साकिब साहब, पहले तो ये आप बता दीजिए कि आप अग्री करते हैं इस बात से कि प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद सोल्यूशन है, रिफॉर्मेशन या रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए? फिर हम ये देखते हैं कि जब भी निजकारी की बात होती है इन इदारों की, तो यूनियंस हैं इन तमाम इदारों में जो कि एहतजाज करने के लिए निकल आती हैं, धरने देती हैं। इसको कैसे हैंडल किया जा सकेगा? इनको कैसे कन्विंस कर सकेंगे कि प्राइवेटाइजेशन इनके हक में जाती है? एक फिक्रे में अगर आप पूछेंगी तो मैं ये कहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो मकासद हैं आपके, उसमें दयानतदारी होनी चाहिए। अच्छा। और ये प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि अपने किसी दोस्त को बाहर से बुला के और फलां फलां करके और उसको दे के और सारा प्रॉफिट वो ले जाए या मैनेजमेंट उसके हाथ में आ जाए। मकसद ये होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी अवाम और जो इस वक्त मईशत जो लंगड़ा रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत ही नहायती सुस्त रवि से बस अब सांस आ रहा है, इसको आपको वो स्टीरॉइड मिलेगा जिसकी बातें 4-5 दिन से हो रही हैं। मुझे रामीन समझ नहीं आती जब वो लोग ये कहते हैं कि जी ये तो एक कॉर्टिजोन का आप यानी इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्टीरॉइड लगा रहे हैं ज़िंदगी बचाने वाली, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ज़िंदगी ही तो बचानी है इसकी। अगर आपकी फ़र्ज़ करें किसी इंसान के सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं और कहते हैं जी कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मिलनी चाहिए कि इसको ये वाली दवाई लगा दें, कॉर्टिजन लगा दें, इसकी ज़िंदगी बच जाएगी। अच्छा, लेकिन नज़मुल साकिब साहब पता करा आर्गुमेंट के अंदर एक और आर्गुमेंट है जो कि वो ये कहते इस हैं हक में जाता है। वो ये कहते हैं कि स्टेरॉइड से फौरी तौर पर तो इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन अगर रेफॉर्मेशन या रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ चले जाते हैं तो फिर सरमायाकारी बाहर नहीं जाएगी,
प्राइवेटाइजेशन के जो खिलाफ लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि अगर प्राइवेटाइज हो गया तो फिर तमाम जो क्या कह सकते हैं सरमायाकारी है वो बाहर चली जाएगी, हमें अपनी मईशत के अंदर लेकर आनी है चीज़ें। मई बाहर चली जाएगी। मुझे ये बताइए, एक दूसरा एंगल वो ये कहते हैं कि जी मुल्की लोग नहीं चलाएंगे, हमारा वो जो फ्लैग करियर है फॉर इंस्टेंस आपका PIA वो दूसरे लोग चलाएंगे। आपके मुल्की लोगों ने चला के देख नहीं लिया। मुझे ये बताइए कि एक शख्स जिसने जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई उसको आप को पायलट बना के बिठा देते हैं। अच्छा। इसलिए कि उसने जहाज तो नहीं चलाना, उसने यानी बैठ के कॉफी पीनी है, गपशप लगाना है। अब अगर मुल्की लोगों से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो पायलट्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में स्टाफ पे हैं, ग्राउंड पे हैं, उनसे अगर ये नहीं चला या टॉप मैनेजमेंट से ये नहीं चला तो क्या करें? क्या हर साल, हर महीने, हर दिन हम इनके कर्जे उतारते रहें? देखिए, जब कोई इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, मिसाल के तौर पे एयरलाइन बनती है, आपकी स्टील मिल है, आपके रेलवेज हैं, आपके और जो इसके SOEs हैं आपके, ये किस लिए बनाया जाता है? किस में हम नौकरियां देंगे? क्या इसका हम खसारा बर्दाश्त करेंगे? मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ये हमारे लोगों को सहूलत फराहम करेगी कम से कम कीमत पे। देखिए, चीखें पता है किसकी निकल रही हैं? चीखें उसकी निकल रही हैं, उस मिनिस्टर की चीखें निकलेंगी। और से सुनिएगा, उस मिनिस्टर की चीखें निकलेंगी कि अगर यहां पे कोई गैर मुल्की आके उसने PIA चलाना शुरू कर दिया तो मैं अपनी मीटिंग में होता हूं और मैं कहता हूं कि ये जहाज को जरा 1 घंटा रोको, तो वो तो नहीं रोकेंगे। बेगम साहबा की बिल्ली जो है, ये सच्चे वाकयात बता रहा हूं आपको। अच्छा। बेगम साहबा की बिल्ली पकड़ी नहीं जा रही जो उन्होंने साथ कराची लेके जानी है कि जहाज रोको भाई। अब उधर लोगों को क्या बताया जाता है एयरपोर्ट पे? भाई एक तकनीकी को टेक्निकल मसला आ गया है। फिर बहुत सारे लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, पैसे नहीं देते, उनकी टिकटें वैसे ही फ्री में होती हैं। जितना अमला आपका है उनको देखें किस भाव से मिलती हैं टिकटें। बुनियादी तौर पे इसमें बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे वर्म्स हैं जो कि ठीक हो जाएंगे। हाँ, अच्छा। ये ठीक है कि आपके ये फ्लैग कैरियर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरा फ्लैग कैरियर जो है वो मेरे दिल पे झपट रहा है और मेरे दिल में से खून चूस रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ये फैसला बड़ा आसान है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है जी। आप निजकारी कीजिए और उसमें दयानतदारी का, मैं फिर से कहूंगा, उसमें एलिमेंट होना चाहिए। उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। दूसरा, यहां पे आपने जैसे तैसे करके जितनी नौकरियां भी देनी थी दे दी, स्टील मिल्स में दे दी, रेलवेज में दे दी, PIA में खास तौर पे दे दी, और आपने मिनिस्ट्रियल लेवल पे आके बताया जी कि यानी इनको तो पायलट बनना ही नहीं चाहिए था वगैरह वगैरह। ये सारी गलतियां हो गई। लेकिन वो लोग जो इन यानी बड़े इदारों में काम कर रहे हैं, देखें उनके खानदान हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनका ख्याल करना है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी, बल्कि सजेशन होगी, अगर ये निजकारी होती है तो उसमें फर्ज करें आपके पास 10 रुपए आपको शुरू में मिलते हैं, उनमें से 1 रुपया निकालें और इन सारे लोगों को जो सड़कों पे आपको नजर आएंगे, देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। और ये बहुत बड़ा डर होता है किसी SP के लिए, DC के लिए, या किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए कि यार इनको नौकरियों से निकालेंगे, क्योंकि जो आएंगे लोग जो खरीदेंगे इसको वो तो मेरिट पे रखेंगे, और वो 10% हो गए, 5%, बाकी 90% का क्या है? उसका आइडिया दे रहा हूं आपको, और आपके जरिए उन तमाम लोगों को जो इन चीजों का फैसला कर रहे हैं कि देखिए, इन लोगों को ये ना समझें कि इनको गलत तरीके से नौकरी मिली, इनको तो नौकरी मिलनी नहीं चाहिए थी। भाई खसारे में तो इदारा जा रहा है, इनको आपने नौकरी अब दे दी हुई है, और उसमें मैं दोनों को शामिल कर रहा हूं, वो जिनकी पक्की नौकरी है, वो जिनकी कच्ची नौकरी है, इनका बंदोबस्त करना है। तो आप 10 रुपए आपको फर्ज करें PIA से मिलते हैं, ठीक है। उस 10 रुपए में से 1 रुपया लगाइए और इन सारे मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दें, एक एक करके। इस गोल्डन हैंडशेक से वो अपने तौर पे कोई बिजनेस शुरू कर सके। और जहां तक निजकारी का है, इस वक्त तो शदीद जरूरत है उसकी, लेकिन मैं फिर से कहूंगा रामीन जी, दयानतदारी और अवाम हो मतमाए नजर। बिल्कुल ठीक है। MD साहब, आपको क्या लगता है, अभी तो हम इलाज और सर्जरी की अब बात कर रहे हैं ना, लेकिन थोड़ी डायग्नोसिस पे भी बात करनी चाहिए। क्यों नाकाम रहे हैं ये इदारे प्रॉफिट जनरेट करने में, और मुसलसल खसारे में जाने की वजूहात रही क्या हैं? देखिए, आज मौसम बड़ा खुशगवार है, यकम रबी और अव्वल को इधर तो बारिश हुई है और अंदर भी एक तब्दीली आई है खुशगवार किस्म की।
तो अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए ये सारी चीज़ें मुस्बत हों और उसके अच्छे नताज बरामद हों। मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि बिल्कुल इसमें प्राइवेटाइजेशन अपना निजकारी जो है उसको होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको याद होगा कि अपना निजकारी कमीशन भी बना था और उसमें अगर शफाफियत हो और मेरिट के तहत अगर वो निजकारी होती है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि कोई हम निजकारी की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे अदारे जो हैं वो निजकारी हुए हैं, उसकी निजकारी हुई है। लेकिन आज यहाँ पर यह है कि अब मैं रेलवे की आपको बात बताऊं, जिस तरह नजमुल साकिब साहब ने फरमाया, तो रेलवे जो है ये हमारा बहुत बड़ा जो है ना, ये इस वक्त मुल्क के लिए खजाने के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। ठीक है, आप इसको देख लें कि कितने अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे ठीक हो। तो मैं इसकी मिसाल आपको यूं देता हूं कि इसके पास जो है ना वो 2.25 लाख एकड़ जमीन भी है इसकी। ठीक है, आप देख लेंगे इसके इतने असासे भी हैं, इसके बावजूद भी रेलवे खसारे में है। उसकी वजह यही है कि स्टाफ बहुत ज्यादा है। अब जितने लोग रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन का भी एक बोझ है, वो भी अरबों में है। इसके अलावा जो मुलाजमीन है उनकी तादाद भी जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा है। तो ये चीजें अभी मैं आपको ये महकमा जो है ना फ्लॉप क्यों हुआ, उसकी निजकारी क्यों जरूरी है, उसकी वजह ये है कि अदम दिलचस्पी और ज़ाहिर है इसमें पूरे तरह से शफाफियत नहीं थी, सिफारिश ज्यादा था और माफिया था इसमें। मैं आपको एक यहाँ मिसाल देना चाहूँगा कि हमारे इलाके में तकरीबन 100 किलोमीटर के ऊपर जो है ना रेलवे लाइन का जो ट्रैक बिछाया गया था जब ये मंगला डैम बना। तो आप यकीन कि जब से ये रेलवे यहाँ से हमारे ये बहुत आज से 40-45 साल पुरानी बात है, तो उसके बाद रेलवे ट्रैक का क्या हुआ, मैं आपको उसका अशर बताऊं कि लोगों ने उसको काट के उसकी जो लकड़ी थी, उसका जो लोया था, वो सारा लोग अपने घरों में ले गए और इस महकमे की नायली की वजह से वो यूं समझ लें कि इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब ये चीजें जो है देखनी किसने है, मैं और आप तो इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन देखना तो डिपार्टमेंट ने है। जो हमारे महकमे हैं उनका काम है, जो महकमे के लोग हैं वो भी मुल्क के लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम अपने जाती मफाद को तरजीह न दें, अब अपने मुल्क का मफाद भी देखें। अगर मुल्क का मफाद होगा, निजकारी की बार बार अभी जो बात चल रही है वो यही मुल्क के मफाद की बात चल रही है ना, कि अगर मुल्क का मफाद होगा, मुल्क में सरमायाकारी होगी और ये निजकारी से लोगों को भी फायदा होगा। मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि मुलाजमीन के खिलाफ तो कोई भी नहीं है, ना स्टेट मुलाजमीन के खिलाफ है, ना मैं और आप मुलाजमीन के खिलाफ हैं। उनके रोजगार का जरिया जो है वो भी मौजूद है, लेकिन जितनी जहाँ जरूरत है वहाँ उतने ही मुलाजमीन होने चाहिए। उससे अगर मुलाजमीन भी फर्ज करें जी ओवरलैप हो गए हैं और मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो नहीं आ रही हैं। अभी आप देखें कि इसमें जमीन जो है उनकी कई जगह पे उन्होंने लीज पे दी हुई है, तो तकरीबन 10,000 कनाल के करीब उन्होंने लीज पे दी हुई है। इसके अलावा जिस तरह राव खालिद साहब ने कहा कि PIA में या रेलवे में एक इनके जो रेस्ट हाउसेज हैं पूरे पाकिस्तान में वो भी बहुत सस्ते हैं, उनके भी रेट्स बहुत कम हैं। इसके अलावा टिकटिंग का जो सिलसिला है उसमें भी लोगों को बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मुल्क का सोचना चाहिए कि मुल्क की अगर बेहतरी किस चीज में है। अगर देखें थोड़ा बहुत हिस्सा हमें भी डालना चाहिए उसमें। अगर उसमें आज से 30 साल पहले रेस्ट हाउस की कोई रेट मुकर्रर है उसको बेहतर होना चाहिए, उसको ज्यादा होना चाहिए टिकट के हवाले से भी। तो ये चीजें जो है अभी PIA की अब बात कल भी हमने बात की PIA के ऊपर। PIA जो है वो भी एक तरह से हमें जो है ना वो एक दिन ब दिन जो है ना वो खसारे में जा रहा है और वो बिल्कुल एक अगर फर्ज करें हमारी एक लाइन जो है वो स्टक हो जाती है, वो बंद हो जाती है, तो फिर उसकी निजकारी जो है उसका भी फायदा नहीं होगा। कोई भी महकमा जो है डिपार्टमेंट जो है उसने अगर निजकारी की तरफ उसने जाना है तो उसको कम से कम उस पोजीशन में होना चाहिए कि जो लेने वाला है उसको भी उसमें ये आसार नजर आए कि ये जो है इसमें जान है। इसको कोई अद्वियात दे के या मसनूई तरीके से कोई इमदाद दे के उसको जिंदा करने की उसमें सलाहियत है तो फिर ही वो निजकारी के लिए लोग जो है ना वो पाकिस्तान में आएंगे और निजकारी कामयाब होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे सारे तजयेगार नाज़रीन इसी बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि निजकारी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, मगर साफ़ नीयत के साथ होनी चाहिए और आवाम तक उसके असरात भी मुंतकिल होने चाहिए। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर की कीमत तो नीचे आई, मगर माफियाज ने सोने की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर ली। अब सोने की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, जिसके बाद इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सोने की स्मगलिंग और गोल्ड माफिया से निपटने के लिए बड़े ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है, माफिया और स्मगलर्स की फहरिस्तें बना ली गई हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। इसके अलावा हुकूमत ने सोने की फ़रोख्त और हुसूल को कंप्यूटराइज्ड करने और सोने की डीलर्स को टैक्स के निज़ाम में शामिल करने के लिए तेज़ी से काम शुरू करने का फैसला किया गया है। अब ये हवाला हुंडी के खिलाफ भी क्रैकडाउन की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि डॉलर बैकफुट पर रहा था, जबकि हफ्तावार कारोबार में डॉलर के मुकाबले में रुपया मज़ीद तगड़ा हुआ था। फिर डॉलर के इंटरबैंक और ओपन रेट में जो फ़र्क था वो घटकर 0.05 रह गया था। सट्टाबाजी ख़त्म होने से डॉलर के इंटरबैंक और ओपन रेट्स 300 रुपये से नीचे आ गए थे। इस तरह से अगर इंटरबैंक रेट की बात की जाए तो 297 रुपये से नीचे आ गया था। फिर ओपन रेट भी घटकर 297 रुपये की सतह पर आ गया था। अब सवाल यहाँ पर यह कि क्या इन इक़दामात से कारोबारी तबके का एतमाद बहाल हो रहा है, क्या इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे? इस हवाले से अपने तजियाकारों से बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, ये जो सोने के स्मगलर्स और सोने के माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया है, क्या असरात आप इसके देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, अगर तो ये कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, सस्टेनेबल तरीके से जारी रहता है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती, इवन हैंडेडली सारा ये ऑपरेशन जारी रहता है, तो यकीनन इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे और यही चाहिए हमें। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अरसा दराज से मौजूद हैं, सबको पता है। 12 अगस्त 2023 से पहले भी ये सबको पता था कि क्या हो रहा है। किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं की या नीयत नहीं थी कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए, चाहे बिजली चोरी हो, चाहे डॉलर का मसला हो, चाहे सोने के स्मगलिंग और बाकी चीज़ों की स्मगलिंग का मसला हो, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का मसला हो। किसको नहीं पता था इस मुल्क में? गली में बच्चों को तक को पता था। दुनिया के, पाकिस्तान के हर कोने खुदरे में स्मगल चीज़ें पहुंच रही होती थी। डॉलर की खबरें रोज़ हम सुन रहे होते थे कि किस तरह उड़ रहा है, वो काबू ही नहीं आ रहा। और इसहाक डार साहब हमें रोज़ नया कोई कहानी सुना देते थे। अभी भी वो बाज नहीं आ रहे। अभी भी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, वो तो मैं जब कर रहा था तो बीच में कुछ इदारे आ गए इंटरनेशनल और उन्होंने नहीं होने दिया डॉलर को नीचे। तो यदि इस किस्म की जब आपकी अप्रोच हो और लोगों को बेवकूफ़ आप समझे तो फिर मामला ठीक नहीं होते। आपको अपने तय पूरी काविश करने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ये तजर्बे, ये कोशिशें बड़ी सिंसियरली की गई हैं, पहले भी की गई हैं, लेकिन जो एक हम एलीट कैप्चर की जब बात करते हैं ना, जो मैंने कल भी कहा था कि जो एक कह ले कि वो ऑक्टोपस टाइप जो एक वो क्लच किया हुआ है, उसने पूरे आपके निज़ाम को, पॉलिसी मेकिंग को, पावर उनके हाथ में है, वो बेनिफिट्स लेते हैं पूरे इससे, वो यकीनन बाउंस बैक करेंगे। और वही वो मरहला होता है जब इन चीज़ों पे आपको अपने विल दिखानी होती है, स्टेट को अपनी विल एक्सरसाइज करनी होती है। तो उस मरहले से अगर हम कामयाबी से गुजरेंगे तो ये मामला ठीक हो जाएंगे। पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान का, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हमारे पास हर किस्म के रिसोर्सेज मौजूद हैं, ह्यूमन रिसोर्स से लेके मिनरल रिसोर्स से लेके एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे, और अदरवाइज़ पोर्ट्स हमारे पास है, हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतरीन है, इंटरनेट के करे उसके दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में आता है। कल मैं मेरा थोड़ा सा स्टैट्स ख़राब हो गए थे। पाकिस्तान दूध पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, कॉटन पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क है, और गंदम इसी तरह से पाकिस्तान यानी उन मुल्कों में आता है जो बड़े पैदावार करने वाले मुल्कों में से है। यानी हमारा ग़िज़ाई फूड सिक्योरिटी के हवाले से हम देख लें, हम एक्सपोर्ट के हवाले से देख लें, हम अपने मिनरल्स की डेवलपमेंट के हवाले से देख लें, हम अपने जो सी से हमें जो ख़जाने मिलते हैं सी फूड की सूरत में हो, भले आपका तेल और गैस का हो, तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की उसमें। यकीनन जैसे प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर हम देख रहे थे, वो यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं करने देते, जो आपको चाहते हैं कि आप बाहर से गैस खरीदें, आप बाहर से मुआहदे करें जिसमें उनको $1 बिलियन के अपार्टमेंट्स लंदन में मिल जाते हैं, बिल्डिंग मिल जाती है जिसके किकबैक्स में। वो चाहते हैं आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप ना हो जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे, बल्कि वो डेवलप हो जिससे एलीट फ़ायदा उठाए, और जो उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, जो पेट्रोल ख़रीदना है, वो एलीट की जेब में उसके प्रॉफिट सारे जाए। तो वो बुनियादी मसला उसका ये जितनी आप इसको जो एलीट कैप्चर से इसकी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतनी रेजिस्टेंस आएगी, बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से आएगी, और वो आवाम को भी भड़काएंगे।
जैसे बिलों पे हुआ उस पे हो सकता है कि आगे चल के वो जब देखेंगे और कोई नहीं बन रहा तो वो आवाम के ज़रिए फिर आके आपको यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। तो वो टाइम है जब हमने इसको रेजिस्ट करना है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में इनकी वजह से, एलीट कैप्चर की वजह से जो एक मुहतात अंदाज़ा है, सालाना 1 ट्रिलियन रुपया वो ले जाते हैं हमसे, टैक्स एग्जेम्पशन की सूरत में, सब्सिडीज़ की सूरत में और मुख्तलिफ तरीक़ों से। मोर ओवर जो हम गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर करप्शन और उसके ठेकों की सूरत में वो अलहदा से खाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो फोकस्ड, सस्टेनेबल और पूरी फोर्स के साथ इसको जारी रखा जाए। जितना क्रैक डाउन है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का है, चाहे अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, चाहे सोने के उनको नेट में लाना है, टैक्स नेट में लाना है, ये बहुत, यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह लें कि एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होती हैं। हम बड़ी मुश्किल से FATF से निकले हैं, सारा वो हमने वो ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं। तो अगर हम दोबारा से उसी में जो चीज़ें हो रही हैं डॉलर के हवाले से या सोने के हवाले से, ये काम अगर दोबारा से वहीं चला जाता है तो फिर हमारे लिए फिर मुश्किलात पैदा होंगी। और एक हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी, ये पहले भी कहा जाता था, अभी ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि जो बंदा डॉलर लेके या किसी तरीके ऑफशोर कंपनी के ज़रिए लंदन में जाके पैसे लगा रहा है, तो लंदन भी तो देखे ना कि ये पैसा जो आया है हमारे ऊपर वो तलवार तान लेते हैं या बंदूक सीधी कर लेते हैं कि जी आपके यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। भी आपके पास आ रही है तो आप भी तो रोको ना उसको, आप वापस करो हमें, आप उसको हमारी मदद करो उसको रोकने में। आप तो वहाँ पे ऑफशोर कंपनीज बना के उनको सारे जितनी ब्लैक मनी है उसको आप वाइड करके वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दे देते हैं, अपने आप को अमीर कर लेते हैं। पहले वो वैसे जब यहाँ थे अंग्रेज़ लूटते रहे, अब ये नया तरीका उन्होंने ढूंढा ऑफशोर कंपनियों के जरिए हमारा सारा सरमाया उठा के ले जाते हैं। तो ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी इसके लिए चाहिए होगी। और इसमें अभी तो ये सिर्फ आर्मी चीफ के इनिशिएटिव पे हुआ है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है। बिल्कुल पॉलिटिकल फोर्सेस को भी इसको पूरी तरह एफर्ट्स बहुत जरूरी है। यही सवाल नज़ीम साहब की तरफ लेकर जाना चाहूंगी। नज़ीम साहब, अब ज़ाहिर है ये जिस तरह के इक़दाम हो रहे हैं उसके नताइज भी हमें नज़र आ रहे हैं, मगर आने वाली जमहूरी हुकूमतें इसको कंटिन्यूड रखें, जारी रखें, इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए कि रुके ना ये इक़दाम? रामीन, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं जी। मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि जी पहले भी हम कर सकते थे, पहले हमने क्यों नहीं किया। वो होंगी कोई वजूहात। अच्छा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये सारे अच्छे अच्छे काम अब हो रहे हैं, तो मैं तो इसको खुशामदीद कहूँगा, वेलकम करूँगा कि इसको ना सिर्फ ये कि ये यानी आपने बड़े अच्छे इकदाम ले रहे हैं, इसको ज़रा आगे भी बढ़ाएं। जहाँ तक अगली हुकूमतों की आपने बात की है, मुझे ये बताइए, जब आप सब लोग कहते हैं मुझसे कि जी इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने के बाद होगा क्या? इलेक्शन होने के बाद एक हुकूमत आएगी, तो क्या पाकिस्तान की तारीख में ये कोई पहली हुकूमत होगी? ये जो कुछ भी खखेड़ आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये जितनी भी गुजरी हैं हुकूमतें, उनका इसमें अच्छा या बुरा कोई ना कोई कहीं पे उनके अवामिल हैं जो कि इस वक्त मुंतज हुए हैं, कल्मिनेट हुए हैं इस सिचुएशन में। मेरे नज़दीक इलेक्शन कोई हल नहीं है। अच्छा, इलेक्शन करके आपने हुकूमत लानी है ना, हुकूमत ने आके अपने लोगों के लिए काम करना है, तो वो अगर इस वक्त हो रहा है तो मुझे तो काम से गरज है। दो तरह के लोग होते हैं, जो अगर हुकूमत में आए या उनको अल्लाह ताला तफवीज़ करे कोई ऐसा फ़र्ज जिससे यानी जिसमें उन्होंने आवाम के लिए करनी होती है। एक वो होते हैं रामीन जो किसी अच्छे भले शहर को जो उनको तोहफे में मिलता है उसको जंगल में बदल देते हैं, वो 4 साल में, 5 साल में या 10 साल में। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको जंगल मिलता है, जिस तरह मेरे वो लीडर्स जो जिन्होंने कि मुल्क को बना दिया, जंगल मिलता है उनको और वो कुछ अरसे बाद उसको शहर बना देते हैं। महातीर मोहम्मद है, ली कुआन यू है, इवन फिदेल कास्ट्रो का मैं नाम उसमें लूँगा। ऐसी लीडरशिप हमें चाहिए। क्या इस इलेक्शन के बाद आपको नज़र आती है? तो मैं फिर क्या, मैं किस चीज़ पे गुजारा करने को तैयार हूँ? मैं इस चीज़ पे गुजारा करने को तैयार हूँ कि जो कुछ भी ये हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कोई भी कर रहा है अल्लाह के वास्ते अवाम की तरफ नज़र पड़ी हुई है। अब आते हैं आपके सोने और डॉलर की तरफ। देखिए, सोना मसला है उन तमाम वालिदैन का जिनकी बेटियों का यानी उन्होंने रुखसती करनी है। उसके अलावा मसला उन ख़वातीन का है जो कि हर महीने या हर साल में उन्हें जेवरात चाहिए होते हैं। ये थोड़े से हैं।
असल मसला सोने का वो है जो इसका कारोबार करते हैं, इसकी स्मगलिंग करते हैं, इसका हिसाब किताब है। तो सोने की अगर कीमत थमती है तो फायदा किसको होता है? ठीक है, गौर कीजिएगा। फिर डॉलर पे आते हैं। डॉलर जो है, मेरे 80% पाकिस्तानियों ने तो शायद डॉलर हाथ में पकड़ के देखा हुआ भी ना हो। सही बात। उनको तो डॉलर के असरात मिलते हैं और उनको पता भी नहीं होता। तो मेरे 80% से ज्यादा लोग जो हैं जिन्होंने डॉलर कभी जिंदगी में ना देखा, ना महसूस किया, ना उनकी जेब में, वो तो पैसे में बात करते हैं, वो तो रुपए की बात करते हैं। और जब उनको ये शायद ये क्वैगमायर जो है उनको समझ नहीं आती कि ये किन चक्रों में पड़े हुए, डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया। उनको जब पता लगता है ना पेट्रोल की कीमतें इतनी हो गई हैं या कर्जा इतना और बढ़ गया, वो हैरान होते हैं। ये डॉलर की जो एक्सचेंज यानी वाले हैं या जो बिजनेस करते हैं, इसका स्मगलिंग करते हैं, ये उनका मसला है। और अगर डॉलर की कीमत कम होती है तो जाहिर है तकलीफ उनको होगी। ये चीखें हमें सुननी पड़ेंगी। ये चीखें इसलिए सुननी पड़ेंगी कि जब आप ऑपरेशन करते हैं, जब आप सर्जरी करते हैं, तो पेट तो काटना पड़ता है। सही बात है। और जब पेट काटते हैं तो तभी आप वो नासूर निकालते हैं ना। ये बड़ी तो अच्छी आपने बात की। मुझे उनसे हमदर्दी है जिनकी चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। एमडी साहब, अब ये बात चल रही है कि पहले एहतसाब, फिर इंतखाब, पहले मईशत, फिर सियासत। आप अग्री करते हैं एमडी साहब इस बात से? क्या वाकई इलेक्शन फिलहाल हल नहीं है और पहले हमें बीमारी को दूर करना पड़ेगा? देखिए जी, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि मुल्क में हर तरह का इस्तेकाम जो है वही अदारों में इस्तेकाम ला सकता है, वही हमारी मैशत जो है उसको ठीक कर सकता है। तो उसके अभी इब्तदाई जो इकदाम हो रहे हैं इस वक्त जो चल रहे हैं वो तो इंतहाई खुशाइंद हैं। और उसका तौर पे आपके इल्म में भी ये बात है कि हमारी एजेंसीज ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं जिसके असरात जो है वो बरामद होना शुरू हो गए हैं। अभी एक के रावलपिंडी से तकरीबन 7 अरब की करेंसी जो है गैर मुल्की वो पकड़ी गई है। वो एक तहखाने में उन्होंने एक स्टोर बनाया हुआ था, वहाँ लॉकर्स बनाए हुए थे, 13 के करीब लॉकर्स जो गैर कानूनी तौर पर वो खोले हैं। और इसी तरह मुल्क के अंदर जो है ना, ये सच्ची बात है कि जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा है कि माफियाज जो है ना उनसे बड़े जो है ना मजबूत हाथों से निपटना होगा, वरना इसके हल नहीं है इसका। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है ना वो इंतखाब भी जरूरी है, एहतसाब भी जरूरी है। और एहतसाब सूरत में हो सकता है कि आप हर एक के ऊपर हाथ डालें, कोई चाहे कितना वासर है, चाहे उसकी जो भी अप्रोच है उसको आप मुल्क के मफाद की खातिर उसके ऊपर हाथ डालें। और इससे पहले भी एहतसाब होता रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से हम आज मसाइल का शिकार हैं कि उसमें पसंद और नापसंद की वजह से एहतसाब होता रहा है और उसके मसाइल जो है वो आज मुल्क जिस हालत में पहुंचा है इसके असबाब, ये भी एक सबब हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एहतसाब भी करना है और इसके अलावा मैशत को भी ठीक करना है और इलेक्शन की तरफ भी जाना है। ये जो हमारे मुल्क जो इस वक्त 25 करोड़ अवाम है उनकी ये ख्वाहिश है। अभी आप सोने की बात कर रही हैं तो सोना अगर मार्केट में फर्ज करें जी सस्ता हो गया, उससे गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे अमीर आदमी जो है जो स्मगलर हैं, जो डीलर हैं, उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं पर ये बात भी जो है ना ये अवाम की तर्जुमानी है कि देखिए इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो 332 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। अब एक मजदूर है, एक रेडी वाला है, एक रिक्शे वाला है, वो परेशान है। उसका ये है कि मैं अब पेट्रोल पूरा करूंगा या रोटी जो है ना अपने बच्चों के लिए कमाऊंगा। ये सबसे जो ज्यादा मसाइल है वो ये भी है। बाकी रह गई बात कि डॉलर अगर उसके रेट कम होते हैं तो उससे मैं समझता हूँ हमारा रुपया जो है उसकी पोजीशन मुस्तकम होती है और उसकी पोजीशन मुस्तकम होने से यकीनी तौर पर महंगाई में भी कमी वाक़या होती है। ठीक है, अब नाज़रीन डिस्कशन का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक का स्टेप 10। वेलकम बैक जी। अल-कायदा और अफगान तालिबान हुकूमत के करीबी ताल्लुकात
का इंकशाफ हुआ है। अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफ़गान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ की गई हैं। ये खबर सामने आई। फिर अफ़गानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फाइज हैं, जबकि अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर में तकर्रुरियाँ और मुशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। फिर ये भी खबर आई कि अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ की गई हैं और इसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए हैं। दूसरी जानिब तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो सामने आए तो उस पर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को यकीन दिलाया कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मगर अलकायदा के साथ अफ़गान तालिबान के रवाबित और क़ुर्बत ख़ित्ते के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। रऊफ़ खालिद साहब, अफ़गानिस्तान के लिए हमारी बड़ी काविशें हैं, मगर क्या हम अब भी सेफ़ हैं उस तरफ से? देखिए, ये हमें ये गलतफहमी रही हमेशा यानी 80 से कि हमारे भाई हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हमने रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स बर्दाश्त किया, उनको होस्ट किया, उनका ख्याल रखा हर तरीके से। उनमें से बहुत से अब पाकिस्तानी भी हो चुके हैं। इस तरह बॉर्डर एरियाज़ में जो अक्रॉस द बॉर्डर शादियाँ हो गई, फिर वो एक फैमिली सिस्टम भी डेवलप हो गया उसके ऊपर। तो लेकिन अब जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है तालिबान की, जिसने दोहा एक्ट के तहत ये कमिटमेंट दी थी कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो हमने उस पर भी यकीन किया। लेकिन हम एक चीज़ भूल गए कि ये दहाइयों से दे आर ब्रदर्स इन आर्म्स, ये इकट्ठे मिलके लड़ाई लड़ी है। और इस बात का वो जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं वो इसका बरमला इजहार करते हैं कि जब मुश्किल वक्त था ये लोग हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ कुर्बानियाँ दी, ये हमारे साथ रह के लड़े, इन्होंने जान जोखिम में डाली, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आए थे ये लोग, और इन्होंने हमारी जिस तरह से मदद की है वो हम भूल नहीं सकते, और ना ही वो उसको यानी इग्नोर करना चाहते हैं किसी भी लेवल के ऊपर। और उसकी दो रीज़न्स है। एक तो यकीनन वो सिंसियरली फील करते हैं कि हमारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहे जंग के दौरान। दूसरा उनको ये है कि ये हार्डन्ड किस्म के ट्रेन फौजी हैं या वो है कि असला बरदार लोग हैं। तो ये उनके लिए अगर कोई उनके ख़िलाफ़ गड़बड़ करते हैं या लड़ाई करते हैं या उनसे कन्फ्लिक्ट करते हैं या उनको फोर्स करते हैं कि जाएं पाकिस्तान जाएं, तो वो उनके साथ वो कह ले कि इंटरनल रिफ्ट उनके पैदा हो सकती है। अच्छा। लेकिन इसमें सबसे जो डेंजरस बात हो रही है, हमारे लिए तो ख़तरा बहरहाल मौजूद है क्योंकि वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, ना वो करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जो TTP है, हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं। आर्मी चीफ ने खुद बड़ा स्ट्रिक्ट उसके ऊपर रिएक्शन दिया, कोयटा गए थे जब अटैक हुआ था, तो वो लेकिन स्टिल वहाँ से हमें कुछ ठंडी हवाएं नहीं आ रही। अब ये नया जो फिनोमेना आ रहा है कि वो जिस तरह से वहाँ पे ISL ने एक जिम्मेदारी कबूल की, फिर अभी अलकायदा के जैसे आप सुन रहे हैं, तो ये तो बड़ी डेंजरस सूरत हाल पैदा हो रही है हमारे बॉर्डर के साथ। ठीक है, हम ये ईस्टर्न हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बहुत इनसिक्योर होते जा रहे हैं। ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से वैसे ही खतरा रहता है, कश्मीर के ऊपर तो चलते ही बाकी मेहमानों की तरफ भी मुझे जाना है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है तालिबान का अलकायदा से ताल्लुकात का पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान। अच्छा। और उसमें मैं सीधा सा आपको लेके जाऊंगा कि जब 20 साल गुजरते हैं नेटो और अमेरिका को यहाँ पे अफ़गानिस्तान में वो जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं। एक बात उन्होंने और बताई कि जी अलकायदा अब यहाँ से रुखसत हो गई है या एलिमिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है। रुखसत हो के वो शाम चली गई है, वो इराक़ चली गई है, वो मोज़म्बिक साहिल कंट्रीज़ की तरफ चली गई है। ये कहाँ से आ गई भाई? ये कहाँ से आ गए? क्या वो दोबारा से को 9/11 होने वाला है? ये मैं आपको बता रहा हूँ आलमी जो सोच चल रही है, और वॉशिंगटन में इस वक्त संजीदगी से सोचा जा रहा है कि क्या ये सारा कुछ जो है कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी खखेड़ तो नहीं है। पाकिस्तान के लिए आप कह रही हैं तालिबान ने जितने अपने मुआहदे हमारे साथ किए, दोहा में किए, वाशिंगटन में किए, इस्लामाबाद में किए, काबुल में किए, उनमें से किसी एक पे भी ये काम नहीं कर रहे, और वो इस चीज़ पे इतरा रहे हैं कि अभी हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो डैम बना रहे हैं, हम तो $multi-billion जो है वो माइनिंग में
चीन के साथ और टर्की के साथ वगैरह वगैरह हम कर रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये खबर जो है, याद रहे कि मेरे फौजी शहीद हो रहे हैं, मुझे अचानक पता लगता है बन्नू में ये हो गया, फाटा में ये हो गया और बॉर्डर पे ये हो गया, हम इसको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और टीटीपी का तो पक्का पता है कि वो वहाँ पे है, और उस पे ऊपर छतरी जो है, जो चादर तानी हुई है, वो तालिबान ने तानी हुई है। अब तो वो इस मौजू पे बात भी नहीं करते। याद रहे कि ये तालिबान जो इस वक्त काबुल में है, इनको यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया, ये जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और यूनाइटेड नेशंस, वो कहते हैं जी ये टेररिस्ट्स हैं, ये एक ग्रुप है, ये कोई हुकूमत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं उधर की। दूसरा, एज वी स्पीक, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने रिकग्नाइज किया हो कि तालिबान की इस वक्त काबुल पे हुकूमत है। ठीक हो गया। अब आप एक टेररिस्ट ग्रुप से, मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, टेररिस्ट ग्रुप से आप कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान की ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मेरे सिपा सलार जब उन्होंने ये कहा, जनरल आसिम मुनीर ने, कि हम टेररिस्ट के घरों में जाके, दहशतगर्दों के घरों में जाके उनसे निपटेंगे, कला कमा करेंगे, तो उस सिलसिले में कोई बातचीत हुई है, संजीदगी से सोचा जा रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो बॉटम लाइन क्या निकली मेरे लिए एज अ डिप्लोमैट या एज अ पाकिस्तानी शहरी, कि जी आपने ये बात की बातें हैं कि तालिबान वहाँ पे कैसे हैं और अलकायदा वापस कैसे आ गई, और उसके क्या ज़ाहिर है अलकायदा आई है तो वहाँ पे वो स्कूल और अस्पताल बनाने तो नहीं ना आई, वो तो उनके सारे मकासद का हमें पता है। हमने अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी है, हमने अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दाम करने हैं, और तालिबान को ये बताना है कि हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम उनमें से एक एक करके इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। ठीक है। एमडी साहब, आपको क्या लगता है हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म के इक़दाम उठाने पड़ेंगे? स्पेशली अगर सिफारती सतह की बात की जाए तो पाकिस्तान को किस किस्म की पॉलिसीज़ इस वक्त बताने की ज़रूरत है? अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को ये बताने की ज़रूरत है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। देखिए जी, तालिबान और अलकायदा का जो है ना, ये काफ़ी अरसे से नेटवर्क जो है उनका फितरी इत्तेहाद चला आ रहा है, और उनकी एक दूसरे के साथ हमदर्दियाँ भी हैं। तो इसका जो अभी नए सिरे से जो ये सिलसिला चल निकला है, इसका खतरा पाकिस्तान को नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है, और अमेरिका और दीगर ममालिक को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये मुआहदा जो दोहा में हुआ था, उसमें यही था कि हम हमारी ज़मीन जो है, अफगानिस्तान के जो उस वक्त के थे मौलवी साहब, उन्होंने कहा था कि हमारी ज़मीन जो है किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब अगर हमारे खिलाफ जो है ना, ये देखें, हमारी जो फेंसिंग भी हो चुकी है, उसके ऊपर हमारी भी बन चुकी हैं, और ये 2600 किलोमीटर जो है ना हमारी लाइन है, इसके साथ बॉर्डर लाइन है अफगानिस्तान के साथ। तो उसमें हमारे जवान जो है वो अपनी जानों का नजराना तो पेश कर रहे हैं, और मुल्क दफा के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की खुशनुदी के लिए वो ड्यूटीज भी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दुनिया को भी इस तरफ देखना है कि पाकिस्तान को इतना मजबूर ना किया जाए कि पाकिस्तान को ऐसा इकदाम उठा ले जिसकी वजह से दुनिया को जो है ना वो बहुत सारे खतरात भी लाक हो सकते हैं। मैं यहाँ यही कहूंगा कि आप देखें कि तालिबान भी है, दाइश भी है, ISIS भी है, और ये सारी में अगर अब दोबारा से इनका गठजोड़ जो है ना अफगानिस्तान में होना, ये कोई तालिबान के लिए भी नेकनामी का सबब नहीं बनेगा। अब पाकिस्तान के अंदर जो है अगर 20 साल के बाद थोड़ा अमन आया और अमेरिका ने ये अपनी फौजें मुआहदे के तहत निकाली, और उसके बाद तालिबान ने ये कहा जी हम अलकायदा को यहाँ अपनी जमीन पे जगह नहीं देंगे, लेकिन अंदर से मैं ये कहना चाहूंगा कि सच्ची बात तो यही है कि अंदर से ये दोनों ग्रुप्स जो है ना ये मिले हुए थे, और इनको ये था कि अभी पूरी दुनिया में से किसी मुल्क ने इनको तस्लीम नहीं किया, लेकिन कुछ मुआहदे, जिस तरह राव खालिद साहब ने कहा, चाइना के साथ इनके कुछ मुआहदे हुए तजारती, इसके अलावा दीगर ममालिक में भी, ईरान के साथ भी इनका कोई मुआहदा हुआ है, लेकिन अभी कोई भी मुल्क जो है इनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि तमाम ममालिक को यह खदशा है कि अभी तालिबान वहाँ मौजूद है, अभी दाइश भी वहाँ मौजूद है, और ये सारे जब इस तरह करेंगे तो दुनिया के अमन जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है। और पाकिस्तान के पास ऑप्शन बेशुमार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। पाकिस्तान ने जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के दौर से लेकर अभी तक जो है ना, ये अफगानिस्तान के जो 30 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन थे उनकी मेहमानवाजी हमने की है, और उनकी मेहमानवाजी करने के हमें बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। हमें बहुत सारी
इसकी जो है ना हमारे जो उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, हमारे अवाम जो है ना उसके ऊपर हमले हुए हैं, अटैक हुए हैं, दहशतगर्दी हुई है, ये सारी चीजें पहले पाकिस्तान में ये नहीं थी। लेकिन आप देख लें कि अभी मैं यही कहूंगा कि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान भी, तो हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान जो है वो गैर मुस्तहकम हो। और अगर अफगानिस्तान में तालिबान या अलकायदा या दाइश या बाकी तंजीमें जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क को, जिस तरह पाकिस्तान है, उसको गैर मुस्तहकम करने का इरादा रखती है या सोच रखती है, तो ये उनके लिए भी खतरे की घंटी है। बिल्कुल सही बात। वो भी ये ना समझे कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान से, खुदा ना करे तालिबान इतनी मजबूत है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान जो है उसकी दफाई जो आसार है वो बिल्कुल ऐसे ही मजबूत है। पाकिस्तान बड़ा मजबूत है, पाकिस्तान अपना दिफा करना बखूबी। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।